अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आर्यन खान मामले की। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। जिस तरह से उन्हें लंबे वक्त तक जेल में रखा गया, उस पर लगातार सवाल उठे। अब एनसीबी की विशेष टीम की जांच में ये सामने आया है कि केस में काफी अनियमितताएं बढ़ती गई। एनसीबी की स्पेशल विजिलेंस टीम ने रिपोर्ट दिल्ली एनसीबी कार्यालय को भेज दी है। जांच में शामिल अधिकारियों के इंटेंशन यानी उनकी नीयत पर भी सवाल उठाए गए हैं। साथ ही जांच में पाया गया कि केस में काफी सारी गलतियां हुई हैं, अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। विजिलेंस की जो स्पेशल जांच टीम है, उन्होंने आर्यन खान के मामले में जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है, उसमें ये साफ पाया गया है कि केस में काफी अनियमितताएं बढ़ती गई। अधिकारियों की नीयत पर सवाल उठाए गए। 65 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। कुछ लोगों ने 3 से 4 बार अपना बयान तक बदला। पैसे मांगने की जांच की कड़ियां जो हैं वो एनसीबी जोड़ नहीं पाई। कई लोगों के खिलाफ सिलेक्टिव होने की बात भी सामने आई है और ये जो आरोप लगा है सिलेक्टिव होने का, वो एनसीबी के अधिकारियों पर लगा है। तो 7 से 8 एनसीबी के अधिकारी हैं जिनकी भूमिका जो है वो शक के घेरे में है। अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इन लोगों के खिलाफ शुरू हो गई है और जो एनसीबी के बाहर के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी इस रिपोर्ट में इजाजत मांगी गई है। आर्यन खान को पिछले साल 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था और 22 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। हालांकि आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन सवाल यही है कि बिना किसी अपराध के एक युवा को 22 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, उसकी भरपाई कैसे होगी? तो एक जो केस था कॉर्डेलिया क्रूज का, जिसमें शाहरुख खान के बेटे अभिनेता जो है आर्यन खान आरोपी था, बाद में उसे क्लीन चिट दे गई, विवाद काफी हुआ। उस केस को लेकर एक विजिलेंस की एसीटी बनी थी जिसके हेड आप थे, मुखिया आप थे। तो वो जांच कहां तक पहुंची है, क्या वो रिपोर्ट सबमिट हुई है, उस पर क्या रिकमेंडेशन है, कुछ बता पाएंगे? देखिए, रिपोर्ट के अंशों को आपके साथ साझा करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट कर दी गई। इससे ज्यादा कुछ इसके बारे में बता सके, इस पर कुछ क्या कोई रिकमेंडेशन है? कुछ निश्चित तौर पे कोई इंक्वायरी रिपोर्ट होती है तो उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं, पर उस पर अभी चूंकि निर्णय नहीं लिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। तो ये आप एनसीपी के डीजी ज्ञानेश्वर सिंह को सुन रहे थे। अब आप देखिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। कॉर्डेलिया क्रूज स्ट्रीप ड्रग केस, जिसमें कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी बनाया गया था और केस काफी विवादों में था, काफी आरोप भी लगे थे। उस केस को अब 1 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान आर्यन खान सहित कुछ आरोपियों को क्लीन चिट भी मिल गई है, हालांकि कुछ अभी भी आरोपी हैं। बहरहाल उस दौरान जब आरोप लगे थे तब एनसीबी ने विजिलेंस की एक स्पेशल इंक्वायरी टीम गठित की थी, जिसने आके मुंबई में मामले की जांच की थी और तकरीबन 65 लोगों का बयान दर्ज किया था। उस टीम ने अपनी विजिलेंस रिपोर्ट एनसीबी डीजी को सौंप दिया है। उसमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मामले में जांच के दौरान पाया गया कि अनियमितताएं काफी की गई थी केस में। इसके अलावा जो अधिकारी शामिल थे, जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनके इंटेंशन पर भी कहीं न कहीं सवाल उठता दिखा है और साथ में कहीं कुछ लोगों के खिलाफ उनका सिलेक्टिव अप्रोच भी दिखा है। तो उसमें साफ तौर पर कुछ लोगों के खिलाफ रिकमेंडेशन की गई है। जो जानकारी मिल रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि तकरीबन 7 से 8 ऐसे एनसीबी अधिकारी हैं जो केस से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, यानी कि उनको चार्जशीट किया गया है। अब उनका जवाब मांगा जाएगा, उस पर जांच आगे होगी और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसका सस्पेंशन यानी निलंबन भी हो सकता है। लेकिन उसमें एक चीज जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगा था वो था एक्सटॉर्शन का और पैसे मांगने की और देने की भी बात सामने आई थी। बहरहाल जो विजिलेंस की जो एसीटी की टीम थी वो उन कड़ियों को जोड़ नहीं पाई, यानी कि जो एक्सटॉर्शन का आरोप था वो पुख्ता तौर पर कहीं साबित होता नहीं दिख पाया। लेकिन हाँ, जांच में केस में अनियमितता बढ़ती गई थी। इंटेंशन और सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर सवाल जरूर उठे हैं, जिसके लिए कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई यानी एक्शन का रिकमेंडेशन भी किया गया है उस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की मौत को 6 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी मौत का जो मामला है, उनकी दोस्त शशिकला सहित 3 अन्य लोगों की जो भूमिका है उस पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनकी भूमिका की जांच होगी, जिसमें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय भास्कर और मुख्य सचिव भी शामिल हैं। दरअसल आरोप लापरवाही का है। कहा यह जा रहा है कि विशेषज्ञों की राय के बावजूद इन लोगों ने जयललिता को इलाज के लिए विदेश न ले जाने का फैसला किया। क्या है पूरा ये मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सैम डैनियल की इस रिपोर्ट में। जयललिता की मौत अब भी शशिकला का पीछा कर रही है। अरुमुगसामी जांच आयोग ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में अपनी रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि 2012 से ही दोनों के बीच आत्मीय रिश्ते नहीं रह गए थे।
अगस्त में स्टालिन सरकार के सामने रिपोर्ट रखी गई थी। रिपोर्ट में यह सवाल पूछा गया कि विशेषज्ञों की सलाह के बावजूद डॉक्टर जयललिता को विदेश क्यों नहीं ले गए। जयललिता के दिल में सुराख था और एम्स ऑफ ब्रिटेन के डॉक्टर रिचर्ड बील ने सलाह दी थी कि इनका बाहर एंजियोग्राम और इलाज कराया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक जयललिता का इलाज पूरी तरह कुछ डॉक्टरों और रिश्तेदारों के साथ शशिकला के नियंत्रण में था। इस बात के सबूत हैं कि एम्स और बाकी डॉक्टरों का साझा फैसला था कि एंजियोग्राम बाद में हो सकता है। कहीं ये नहीं कहा गया है कि शशिकला ने दखल दिया। आयोग ने तब के मुख्य सचिव डॉक्टर रामा मोहन राव के खिलाफ आपराधिकता पाई है। मामला उनके दस्तखतों का है। आयोग ने शशिकला, जयललिता के निजी डॉक्टर शिव कुमार, तब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जे राधाकृष्णन और मंत्री विजय भास्कर के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। आयोग ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की ये रिपोर्ट खारिज कर दी, जिसमें अपोलो अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर प्रताप रेड्डी पर जयललिता की सेहत को लेकर झूठे बयान देने का आरोप था। अस्पताल की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। अब अंदर खाने इस रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि डीएमके अगले कदम के लिए कानूनी जानकारों की राय ले रही है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस रिपोर्ट का खामियाजा एआईडीएमके के नेतृत्व को भुगतना पड़ सकता है। चेन्नई से सुरेश के साथ सैम डैनियल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारे देश में चुनाव में कई गैर जरूरी मुद्दे बनते हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं जिन पर सवाल पूछे जाने चाहिए वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। और उन्हीं में से एक है बढ़ती गरीबी। करीब 25 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ताज़ा रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005 से 2019 के बीच 41.50 करोड़ लोग यानी कि 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के से बाहर आए, लेकिन इसके बावजूद देश में विकट गरीबी अभी भी बनी हुई है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। कोविड और लॉकडाउन के समय से भारत सरकार ने मुफ्त राशन की जो योजना लागू की वो अब तक चली आ रही है। भारत सरकार का दावा है कि इसका फायदा 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट भी बता रही है कि भारत में 22 करोड़ 89 लाख लोग गरीब हैं। इनमें से 20 करोड़ 50 लाख लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इनमें करीब 10 करोड़ बच्चे हैं। So the global MPI 2022 covers 6 billion people in 111 countries. These data don't reflect the post-pandemic situation, and even then, 229 million people remained poor in India, 97 million children. So our hope is that these data and these new tools will be useful indeed also in this context. हालांकि यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी से पहले 15 साल में 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये एक सकारात्मक पहलू है। 12 of the 20 countries to reduce multidimensional poverty fastest were in Africa. And there are many countries that had pro-poorest trends. But one that we signal in this report is the experience of India. From 2005-06 to 2019-21, India reduced multidimensional poverty from 55.1% to 16.4%. 415 million people came out of poverty, 275 million in the first decade, 140 subsequently. And there were pro-poorest trends across social groups and absolute reductions. And so that's a positive setting. गरीबी हटाने के इतने सारे सरकारी कार्यक्रमों के बावजूद एक देश के तौर पर हमारी गरीबी बची हुई है, तो इसकी वजहों की गंभीरता से पड़ताल जरूरी है। यूएनडीपी के मुताबिक भारत में गरीबी पर कोरोना महामारी के प्रभावों का सही आकलन संभव नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के करीब 71% आंकड़े कोरोना महामारी से पहले इकट्ठा किए गए थे। कोरोना संकट के दौरान गरीबी बढ़ने की आशंका है, यानी गरीबी के मोर्चे पर भारत के लिए चुनौती और बड़ी हो सकती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।